नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा 2,236 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। रेलवे ने चेन्नई के कवरपेट्टई में ट्रेन दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। यातायात की बहाली का कार्य जोरों पर। हरियाणा में नई सरकार 17 अक्टूबर को शपथ लेगी। देश भर में आज विजयदशमी और दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। इजरायल के खिलाफ तेहरान के मिसाइल हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंधों की घोषणा की। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में खेला जाएगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा 2,236 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सिक्किम में रक्षा मंत्री ने 22 सड़क, 51 पुल और 2 अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का निर्माण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित देश के 11 सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2014 में NDA सरकार के सत्ता में आने से पहले विकास की गति रुक गई थी और पूर्वोत्तर और सीमावर्ती राज्य विकास के अवसरों से वंचित थे। 2014 में एनडीए सरकार आने के बाद हम लोगों ने इस बात पर पूरा ध्यान दिया कि नॉर्थ ईस्ट रीजन और इसी तरह दूसरे बॉर्डर एरियाज में हमारे लिए ये सब एरियाज उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि देश के बाकी हिस्से। बल्कि मैं कहूं कुछ दृष्टियों से, जैसे रक्षा आदि की दृष्टि से यह क्षेत्र बाकी हिस्सों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इन इलाकों का विकास सोशियो इकोनॉमिक और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक सभी दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने सड़क कनेक्टिविटी में लगातार बढ़ोतरी पर प्रशंसा व्यक्त की। पिछले एक दशक में हमने गांवों से शहरों और महानगरों से तालुकों तक रोड्स का ऐसा नेटवर्क बनाया कि हमारा देश प्रगति की नई रफ्तार पकड़ने लगा है। कनेक्टिविटी में लगातार बढ़ोतरी केवल सुविधा नहीं बल्कि एक मुहिम के रूप में हमारे सामने आई है। आज इनॉग्रेट हो रहे 75 बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी इस मुहिम का हिस्सा है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज शाम 5 बजे से शुरू होगी। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई ये पहल युवाओं को कारोबारी माहौल में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने में सहायता के लिए 12 महीने के इंटर्नशिप प्रदान करती है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत अब तक 193 कंपनियों ने लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की घोषणा की है। इसके लिए पंजीकरण आज शाम शुरू हो रहा है, जो इस महीने की 25 तारीख तक चलेगा। सरकार ने इंटर्नशिप पोर्टल को प्रायोगिक परियोजना के तौर पर इस महीने की 3 तारीख को शुरू किया था। सरकार का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। यह अवसर ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार ने 5 वर्ष के दौरान 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ उम्मीदवारों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इंटर्नशिप के ये अवसर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 737 जिलों में उपलब्ध होंगे। यह अवसर तेल, गैस, ऊर्जा, यात्रा, आतिथ्य, वाहन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे 24 क्षेत्रों में मिलेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ग्रामीण स्थानीय निकायों को चालू वित्तीय वर्ष के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि आंध्र प्रदेश को करीब 396 करोड़ रुपए की बेसिक अनुदान और करीब 593 करोड़ रुपए का बद अनुदान दिया गया है। यह धनराशि आंध्र प्रदेश में विधिवत निर्वाचित 9 पात्र जिला पंचायतों, 615 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 12,853 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 19 अक्टूबर तक अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की 3 देशों की यात्रा पर जाएंगी।
ये भारत के राष्ट्रपति की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। एक रिपोर्ट। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति कल से 15 अक्टूबर तक अल्जीरिया की यात्रा करेंगी। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुल मजीद तिब्बून के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। राष्ट्रपति भारत अल्जीरिया आर्थिक मंच और सिद्दी अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉल यूनिवर्सिटी को भी संबोधित करेंगी। वह जॉर्डन DSI के हमा गार्डन में इंडिया कॉर्नर का भी उद्घाटन करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16 अक्टूबर को मॉरिटानिया का दौरा करेंगी। यह यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रही है जब मॉरिटानिया अफ्रीकन यूनियन की अध्यक्षता कर रहा है। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद औद शेख अल गज़ाउनी के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। राष्ट्रपति भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति की यात्रा का मुख्य उद्देश्य अफ्रीका के देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत बनाना है। दिल्ली से आकाशवाणी समाचार के लिए मयूषा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन में गुम्मड़ीपुंडी के पास कवरापेट्टई में कल रात हुई ट्रेन दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस पुन्नेरी से गुजर रही थी, तभी ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हालांकि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन दुर्घटना में घायल हुए 16 यात्रियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक ने कहा कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच के नतीजे आने के बाद दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यातायात की बहाली का काम जोरों पर चल रहा है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त AM चौधरी ने आज कवरापेट्टई दुर्घटना स्थल पर एक वैधानिक निरीक्षण किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमों की सहायता से बहाली का काम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कैथल में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वालों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन मौके पर हर संभव मदद पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बृहस्पतिवार को पंचकुला में होगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने इसकी स्वीकृति दे दी है। मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 48 और कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 सीटें जीती। 5 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीतने में सफल रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा सीट और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गढ़ी सांपला किलोई सीट जीती। नेशनल कॉन्फ्रेंस NC ने नेतृत्व वाले गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कल श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें इस संबंध में एक पत्र सौंपा। इस अवसर पर श्री अब्दुल्ला ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित गठबंधन के सहयोगियों और अन्य निर्दलीय सदस्यों के समर्थन वाला पत्र उपराज्यपाल को सौंपा। उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने श्री सिन्हा से शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय करने का अनुरोध किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर भागवत ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 99वें स्थापना दिवस पर नागपुर में विजयदशमी के मुख्य समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोलकाता के RG कर अस्पताल में शर्मनाक और अपमानजनक घटना अपराध और राजनीति के बीच सांठगांठ का परिणाम है। घटनाएं होती है, उसका नियंत्रण वगैरह करना, घटना होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, जो अपसंस्कृति फैली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है, उसके ये परिणाम है। विजयदशमी और दुर्गा पूजा का पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विजयदशमी का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी पर शुभकामनाएं दी हैं। बिहार में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी पूरे राज्य में उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और अन्य शहरों में दशहरा के मौके के मुख्य आकर्षण रावण दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले रावण दहन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति में 80 फुट के रावण और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ का पुतला दहन किया जाएगा। इस आयोजन में आकर्षक आतिशबाजी का दर्शनीय नजारा का गवाह बनने के लिए पटना के अलावा पड़ोस के जिलों सारण, वैशाली, अरवल और जहानाबाद से भी लोग गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर एक अस्थायी थाना गांधी मैदान में बनाया गया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा महोत्सव आज सिंदूर खेला और धुनुची नृत्य के बाद मूर्तियों के विसर्जन के साथ ही संपन्न हो जाएगा। श्रीलंका में भारतीय सांस्कृतिक संघ ने उत्साह और भक्ति के साथ महाअष्टमी मनाई। कोलंबो में श्री मनिका विनयनगर कोविल में अष्टमी मनाने के लिए कल बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विजयदशमी पर दार्जिलिंग के सुकना छावनी में शस्त्र पूजा कर सेना के जवानों के साथ त्योहार मनाया। उन्होंने भारतीय सेना के 33 कोर मुख्यालय में पारंपरिक शस्त्र पूजा में भाग लिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि विजयदशमी पर शस्त्र पूजा की बहुत पुरानी परंपरा है। भारत संभव इकलौता देश है जहाँ शास्त्रों और शस्त्रों की एक साथ पूजा होती है, यानी शास्त्र और शस्त्र को समान आदर के भाव से भारत में देखा जाता है। यह हमारी उस विशाल और महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जिसमें हम किसी भी वस्तु का उपयोग करने के पहले और बाद में उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका ने इजरायल पर मिसाइल हमलों के मद्देनजर ईरान के ऊर्जा व्यापार पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वित्त पोषित करने वाले राजस्व प्रवाह को रोकने के लिए कदम उठा रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में 2-0 से आगे है। उधर शारजाह में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज ग्रुप ए में न्यूजीलैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 से शुरू होगा। ग्रुप बी में आज शाम बांग्लादेश का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस बीच कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने महिला डबल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में अहिका और सुतीर्था की जोड़ी का सामना कल जापान की मिवा हरिमोटो और मियू किहारा से होगा। इस बीच पुरुष सिंगल्स में मानुष शाह और मानव ठक्कर अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अब मानुष शाह का सामना चीनी ताइपे के लिन यून जू से और ठक्कर का सामना हांगकांग के चान बाल्डविन से होगा। प्रतियोगिता में आज ही हरमीत देसाई और मणिका बत्रा अपने अपने मैच खेलेंगे। इधर हिमाचल प्रदेश के नगरोटा बगवा में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में हरमनप्रीत कौर ने कल महिलाओं के 76 किलोग्राम सीनियर वर्ग में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। हरमनप्रीत ने क्लीन एंड जर्क में 127 किलोग्राम और कुल 223 किलोग्राम वजन उठाया। जूनियर वर्ग में हिना ने क्लीन एंड जर्क में 123 किलोग्राम और कुल 211 किलोग्राम वजन उठाकर 76 किलोग्राम वर्ग में नया रिकॉर्ड बनाया। जी रविशंकर ने भी 311 किलोग्राम वजन उठाकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा 2236 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। रेलवे ने चेन्नई के कवरपेट्टई में ट्रेन दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। यातायात की बहाली का कार्य जोरों पर। हरियाणा में नई सरकार 17 अक्टूबर को शपथ लेगी। देश भर में आज विजयदशमी और दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। इजरायल के खिलाफ तेहरान के मिसाइल हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंधों की घोषणा की। और भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।